नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पदार्थ की जो शेष दो अवस्थाएं हैं, एक तो प्लाज्मा अवस्था और एक बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था। इन दो अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती है ना, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। एक तो होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था और एक होती है गैस अवस्था। ये पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? तीन भौतिक अवस्थाएं होती है। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं ये। इनको भौतिक अवस्थाएं कहा जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। और इन अवस्थाओं का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, तो उनको भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पढ़ा था हमने, संग्रहण है, संघनन है, हिमनन है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा और अवस्था परिवर्तन को हमने देखा था। तो पदार्थ की यदि भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और ज्यादातर छोटी क्लासों में इन तीन अवस्थाओं की चर्चा की जाती है। परंतु पदार्थ की दो और अवस्थाएं भी है ना, आपके सिलेबस में शामिल है ये अवस्थाएं, ठीक है। क्योंकि पशु परिचर जो भर्ती है तो इसके अंदर आपके लगभग माध्यमिक स्तर का तो सिलेबस शामिल है ही। तो माध्यमिक स्तर में प्लाज्मा अवस्था और बीईसी दोनों ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चल रही है उन किताबों में है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे को तो ठोस, द्रव और गैस ही पढ़ना है, ये बीईसी और प्लाज्मा ये सर क्या बता रहे हैं, ये पता नहीं कहां से बता रहे हैं। नहीं, ये अवस्थाएं हैं माध्यमिक स्तर की जो किताबें चल रही है बोर्ड की, उन्हीं किताबों में निश्चिंत रहना है। आपके सिलेबस से आउट ऑफ कोई भी वस्तु में नहीं पढ़ूंगा। मेरे पास में सिलेबस है, आपने भी सिलेबस देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो मैं साइंस का प्रॉपर सिलेबस के लिए अलग से एक क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट करना है कि हमारे पास में सिलेबस है, तब आपको बोल देना कि सर हमारे पास में सिलेबस है, और यदि नहीं है तो बोल देना, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक क्लास और सिलेबस की अपलोड कर दूंगा। क्योंकि जो ज्यादा तैयारी करते हैं वो पहले सिलेबस तो देखते हैं, इसलिए मैंने सिलेबस वाली क्लास अपलोड नहीं की थी, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस अवस्था के अलावा दो और अन्य अवस्थाएं है ना, जिनको कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। एक तो है अपने कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी? प्लाज्मा अवस्था हो जाएगी। और फिर पांचवी कौन सी हो जाएगी? पांचवी हो जाएगी बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था। तो इन अवस्थाओं के बारे में देखना है, क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं। इनसे सवाल बनते हैं। जैसे पूछ लिया कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। आजकल गैसों वाले बल्ब और ट्यूबलाइट है, तो इनसे पूछे जा सकते हैं। तारों में, सूर्य में ऊष्मा का कारण क्या है, तारों में ऊर्जा का कारण क्या है, तो इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं ना। तो वो सवाल भी कौन कौन से होते हैं उनको भी अपन देखेंगे। तो इन अवस्थाओं को पढ़ना महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। इन अवस्थाओं को नहीं पढ़ते हैं तो ये हमारी जानकारी, पदार्थ की अवस्था से संबंधित जानकारी है, वो अधूरी रह जाएगी। तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है, और तीनों अवस्थाओं में अंतर क्या होता है उसके लिए अलग से क्लास अपलोड कर रखी है। और तीनों अवस्थाओं का एक दूसरे में रूपांतरण कैसे होता है, ताप और दाब में परिवर्तन के द्वारा कैसे एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जाता है, और उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। जैसे ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। द्रव को गैस में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो सारी क्लासें पहले अपलोड कर रखी है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना और आपको उन क्लासों को देखना है, ठीक है। अब आज बात करेंगे अपन प्लाज्मा और बीईसी अवस्था के बारे में। तो देखते हैं, इन्हीं दोनों अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, देखो इसके बारे में अपन देखते हैं। प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। चौथी अवस्था कृत्रिम अवस्था है, ठीक है, ध्यान रखना है। इनको प्रयोगशालाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है ज्यादातर, है ना। नेचुरली रूप से ये अवस्थाएं हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती है ना। हाँ, सामान्यतः ये अवस्थाएं देखने को नहीं मिलती है, प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है कृत्रिम तौर पर, है ना। सूर्य और तारों में छोड़ दे तो वहां पे तो नेचुरली होती है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में, है ना, इस अवस्था में यदि कोई पदार्थ होता है तो अत्यधिक ऊर्जा युक्त होता है। कैसा होता है? अत्यधिक ऊर्जा युक्त होता है। कैसा होता है? इस अवस्था में पदार्थ में बहुत अधिक ऊर्जा है वो पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ
जो कण होता है वो अत्यधिक उत्तेजित भी होता है। क्या होता है? अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, ये ध्यान रखना है। कणों के बीच में क्या होती है? अत्यधिक ऊर्जा पाई जाती है और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में पदार्थ आयनीकृत गैसों के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? आयनीकृत गैसों के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? आयनीकृत गैसों के रूप में पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, किस रूप में होता है? आयनीकृत गैसों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें तो अपने जो नियॉन बल्ब होता है, एक तो होता है नियॉन बल्ब, नियॉन बल्ब, नियॉन बल्ब में कौन सी गैस होती है? आजकल जितनी भी जो ट्यूबें आती है, ट्यूबलाइट आती है और जो बल्ब आते हैं वो गैस वाले आते हैं, है ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं इनको, है ना। तो नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होती है और ये गैस है आयनीकृत अवस्था के रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? आयनीकृत अवस्था के रूप में रहती है। इसी प्रकार अपन बात करें जैसे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है ना, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, तो इनमें क्या होता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है इनमें भी आपके हीलियम, है ना, कौन सी गैस है? हीलियम या कोई अन्य गैस हो सकती है। हीलियम है, ऑर्गन है ना, ऑर्गन है। तो इस प्रकार की गैस है वो इसमें पाई जा सकती है, ठीक है। या और अन्य गैसें भी हो सकती है, कोई अन्य गैस भी हो सकती है। तो ये जितनी भी गैस है, चाहे तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम हो या ऑर्गन हो या कोई अन्य गैस हो, ठीक है। हीलियम का प्रतीक लिखूं मैं इधर He, ठीक है, He। ऑर्गन का हो जाएगा आपके Ar, ठीक है। या कोई अन्य गैस होती है और नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होगी, लेकिन वो गैस किस अवस्था में रहेगी? आयनीकृत अवस्था में रहेगी। मतलब है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है वो आयनीकृत अवस्था होती है। क्या होती है? आयनीकृत अवस्था के रूप में होती है और इस अवस्था में पदार्थ में अत्यधिक ऊर्जा होती है और वो बहुत ही उत्तेजित होता है। तो आयनीकृत अवस्था बहुत मुश्किल से नेचुरली प्राप्त होती है। प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से इनको ताप दाब वगैरह बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये होती है अपने प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। अब आगे और बात करें अपन, तो जैसे बात करें सूर्य और तारे, है ना, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। सूर्य और तारे, सूर्य व तारे चमकदार होते हैं, होते नहीं होते? सूर्य कितना चमकता है ना। सूर्य का तापमान लगभग 10⁶ केल्विन से भी अधिक होता है? तो ये तो बाह्य वातावरण का है उसका तापमान। तो सूर्य और तारों में इतना अधिक प्रकाश का कारण क्या है? प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था? पदार्थ इनमें किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ध्यान रखना। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? यदि अभिक्रिया का पूछे कि वे सूर्य और तारों में अत्यधिक ऊर्जा का कारण क्या है, तो अभिक्रिया का नाम पूछे तो उनमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी? संलयन। और पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है उसमें? प्लाज्मा अवस्था में। ये गैसें होती है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य तारों में हाइड्रोजन हीलियम है, वो अलग अलग अनुपात में होती है और ये हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैस है वो प्लाज्मा अवस्था के रूप में होती है। किस रूप में होती है? प्लाज्मा अवस्था के रूप में होती है। और प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यंत चमक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चमक उत्पन्न करता है। अत्यधिक ऊर्जा युक्त होता है, अत्यधिक उत्तेजित होता है और अत्यधिक क्या उत्पन्न करता है? चमक उत्पन्न करता है। इसलिए जो ये नियॉन बल्ब है, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट वगैरह है, ठीक है, सोडियम लैंप है, इस प्रकार के पदार्थों से क्या निकलती है? प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग रंगों के ट्यूबलाइटें वगैरह होती है, तो वो डिपेंड करेगा कि उसमें गैस कौन सी है। किसी ट्यूबलाइट का प्रकाश किस रंग का होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें जो गैस भरी हुई है वो कौन सी गैस है। मतलब गैस की प्रकृति पर उसके प्रकाश का रंग निर्भर करता है ना। गैस की प्रकृति पर प्रकाश का रंग है वो निर्भर करता है। तो ये है पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। इसके भी अपन अभी नोट्स देखेंगे। अब पहले अपन पढ़ लेते हैं कौन सी अवस्था? लास्ट 5वीं अवस्था, जिसको बोलते हैं BEC अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? BEC अवस्था की बात करें, है ना। इधर देख लेते हैं BEC अवस्था, है ना। BEC का मतलब क्या हो गया? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था, कंडेंसेट अवस्था, यह है इसका पूरा नाम।
अब ये अवस्था है क्या? ये जो बोस है ये भारतीय वैज्ञानिक थे, है ना, जानते हो आप पूरा नाम इनका, है ना, भारतीय वैज्ञानिक थे ये, है ना। तो और आइंस्टाइन के बारे में भी आप जानते हैं। तो बोस जो है, बोस ने कुछ गणनाएं की थी। बोस ने क्या की थी? बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, है ना, कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं को, है ना, बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ कैलकुलेशंस किए थे, गणनाएं की थी। उन गणनाओं को आइंस्टाइन ने आधार बनाया। आइंस्टाइन ने क्या बनाया? आधार बनाया। और इन गणनाओं को आइंस्टाइन ने क्या बनाया? आधार बनाया, है ना। किसने? आइंस्टाइन ने, आधार के रूप में, है ना, मतलब आगे कार्य किया आइंस्टाइन। तो इन गणनाओं पर आगे कार्य करते हुए आइंस्टाइन ने एक पदार्थ की पांचवी अवस्था की ओर परिकल्पना की। चूंकि आइंस्टाइन ने तो परिकल्पना की थी पांचवी अवस्था की और गणनाओं का सारा बोस वाली का लिया था, इसलिए इस अवस्था के जो जनक है वो बोस और आइंस्टाइन दोनों को माना जाता है। और पदार्थ की उस अवस्था को नाम भी क्या दे दिया? बोस आइंस्टाइन अवस्था दे दिया था। ठीक है। तो इस अवस्था में पदार्थ क्या होता है? इस अवस्था में यदि अपन पदार्थ की बात करें तो इसमें जो पदार्थ है वो वायु के घनत्व के 1,00,000वें घनत्व के बराबर होता है ना, वायु के घनत्व के, है ना, किसके? वायु के घनत्व के, वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर। किसके? 1,00,000वें भाग के बराबर होता है। आई बात समझ में? तब जाके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है। तो और ये अवस्था है वो पदार्थ को बहुत ही कम तापमान पर रखने पर प्राप्त होती है ना, बहुत ही कम तापमान पर जब पदार्थ को क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा, है ना, तो तब ये प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर किसी पदार्थ को बहुत ही कम ताप पर रखा जाता है, निम्न ताप पर। किस पर रखा जाएगा? निम्न ताप पर, निम्न ताप पर रखा जाएगा, तब अपने को बीईसी अवस्था प्राप्त होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसके बारे में इतना ही है कि बोस ने क्या किया था? बोस भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं को आधार बनाया था आइंस्टाइन ने और पदार्थ की एक पांचवी अवस्था परिकल्पित की, जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था के नाम से जाना गया। अब ये अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं? यदि आप वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली कोई गैस या कोई पदार्थ लेते हो और उसको निम्न ताप पर रखते हो, निम्न ताप पर रखते हो, तो वो जो अवस्था प्राप्त होती है उस अवस्था को क्या बोलते हैं? बीईसी। और अभी इस अवस्था के कोई उपयोग, कोई प्रयोग, कोई अनुप्रयोग है नहीं, केवल ये परिकल्पित अवस्था है। ठीक है, अभी इसका कोई ज्यादा प्रचलन भी नहीं है, नहीं अभी इसका कोई यूज हुआ है, नहीं इसको ज्यादा तरीके से प्राप्त अपन कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपने को इतना ही ध्यान रखना है। आगे बात। अब इसके नोट्स देख लेते हैं एक बार। तो बात करें प्लाज्मा अवस्था की, तो देखो प्लाज्मा अवस्था क्या है। इस अवस्था में पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त, है ना, अत्यधिक ऊर्जा युक्त और अधिक उत्तेजित होते हैं। आगे बात समझ में। इस अवस्था में पदार्थ के कण आयनीकृत गैस के रूप में रहते हैं। किस रूप में? आयनीकृत गैस के रूप में। आयनीकृत का मतलब या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा, मतलब वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है या इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देती है? त्याग कर देती है। वो किस पर डिपेंड करेगा? गैस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? गैस पे। और ज्यादातर जो गैस होती है वो अधातु होती है। कैसे होती है? अधातु है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। तो आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। बात करें फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब, है ना, नियॉन बल्ब में प्लाज्मा ही होता है। क्या होता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब और जो नियॉन बल्ब है उसमें प्लाज्मा ही होता है। आगे जो बल्ब आते हैं ना दूसरे वाले, तो वो प्लाज्मा वाले होते हैं, गैस वाले बल्ब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे देखो। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस, नियॉन बल्ब में कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस, नाम से ही याद रह जाएगा। और फ्लोरेसेंट ट्यूब में या तो होती है हीलियम या फिर होती है कौन सी?
अन्य कोई गैस, जैसे कि बात करें आर्गन या अन्य गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की गैसें पाई जाती है, लेकिन वो होगी आयनीकृत गैस के रूप में। आगे देखो, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, अब देखो उनमें चमक कैसे उत्पन्न होती है, उनमें चमक कैसे उत्पन्न, एनी टाइम नहीं चमकती है वो गैस भरी रहती है। पहले क्या रहेगी, वो गैस भरी रहेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब वो आयनीकृत गैस के रूप में चेंज हो जाएगी और प्रकाश उत्सर्जित करेगी। ऐसा नहीं कि वो आयनीकृत गैस के रूप में है तो फिर लाइट चली गई तो फिर प्रकाश कहाँ गया, पहले वो गैस रूप में ही है। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है उसमें, तो वो आयनीकृत गैस के रूप में चेंज हो जाती है और प्लाज्मा बन जाता है, प्लाज्मा के कारण चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत मतलब आवेशित हो जाती है, अब आयनीकृत होती है ये। जैसे मान लिया कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम भरी हुई है, तो पहले वो हीलियम के रूप में ही है। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, स्विच ऑन करता है, तब वो आयनीकृत गैस के रूप में चेंज हो जाती है, मतलब प्लाज्मा में चेंज हो जाएगी, तब प्लाज्मा बनेगा, है ना। जिससे ट्यूब या बल्ब में चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है, मतलब प्रकाश उत्सर्जित होने लग जाता है। इस प्लाज्मा की चमक जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। सफेद होगा, नीला होगा, पीला होगा, लाल होगा, है ना, कैसा प्रकाश उत्सर्जित होगा वो डिपेंड करेगा गैस की प्रकृति पर। आगे देखो, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में क्या होती है, चमक होती है। ध्यान रखना है, किसके कारण, सूर्य और तारों में पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि सूर्य गैस का गोला है। सूर्य किसका, सूर्य गैस का गोला, ठोस पिंड नहीं है। तारे और सूर्य जो होते हैं वो ठोस पिंड नहीं होते, वो गैस के गोले होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा अवस्था होती है पदार्थ की। आई बात समझ में, और अत्यधिक चमक उत्पन्न होती है, आयनीकृत गैसों के रूप में होती है, इसलिए वो सूर्य इतना चमकता है ना। ध्यान रखना, ये चमक का उसका कारण यही है, प्लाज्मा अवस्था है। आगे बात करें बीईसी अवस्था की, तो पांचवी अवस्था की बात करें, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था की बात करें, तो देखो इसमें क्या है, सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। क्या की थी, कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, है ना, भविष्यवाणी की, जिसे बीईसी का बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहा गया था, ठीक है। आगे देखो, अब ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है, सामान्यतः, है ना, सामान्यतः वायु के घनत्व, वायु का कितना घनत्व होता है, वायु का जितना घनत्व होता है उसके भी 1 लाख हुए घनत्व, 1 लाख हुए भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को, है ना, वायु का जितना घनत्व है उस वायु के घनत्व से भी 1 लाख कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर, मतलब निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी तैयार होती है। तो यह है आपके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था के बारे में। तो इस प्रकार से 3 अवस्थाएं तो पहले पढ़ी थी हमने, ठोस, द्रव और गैस, और 2 ये अवस्थाएं। इनमें से बहुत सारे सवाल आता है, सूर्य, तारों में, फ्लोरेसेंट ट्यूब में, नियॉन बल्ब में कौन सी गैस वगैरह होती है, सवाल आता है ना। तो और पांचवी अवस्था है वो किसने दी थी, बोस और आइंस्टाइन ने दी थी। हालांकि ये परिभाषा तो नहीं पूछी जाती, पर इस अवस्था का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पदार्थ की 5 अवस्थाएं याद रखनी है, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या कोई क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।